तुषार देशमुख है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। 2013 तक तो मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता था, पर 2013 में मेरे साथ जो घटना घटी उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस दुनिया में भूत भी होते हैं। एक रात मैं थाने से अपने घर जा रहा था। जंगमपुरी शहर पहाड़ी पर स्थित है। वहाँ पर घर का रेंट महंगा होने के कारण मैंने पास ही के गांव में एक छोटा सा घर रेंट पर लिया था। गांव जाने का रास्ता पहाड़ी से गुजरता था, जिसके एक बाजू में पहाड़ तो दूसरी बाजू में खाई थी। रास्ते में 100-150 मीटर वाला टनल भी था, जिसका नाम जंगमपुरी टनल था। बरसात का मौसम होने के कारण बारिश हो रही थी। मैं रेनकोट पहने अपनी बाइक से घर की ओर बढ़ रहा था। मैं जंगमपुरी टनल के पास पहुंच गया था, तभी मेरा फोन बजने लगा। मेरे फोन पर कॉल आया था, इसलिए मैंने अपनी बाइक टनल के अंदर बीचों बीच रुका दी। मैंने कॉल उठाया। फोन पे मेरी माँ बात कर रही थी। वह मुझे पूछ रही थी कि बेटा तुम घर कब आओगे। मैं बस आ ही रहा हूँ माँ, मैंने अपनी माँ से कहा। तभी मुझे दूर से आते तेज ट्रक की हॉर्न सुनाई दी। ट्रक ड्राइवर लगातार हॉर्न बजाए जा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टनल में ही कुछ दूरी पर एक औरत टनल के रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। वो ट्रक तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। बारिश के कारण रास्ते पर पानी था। शायद इसी वजह से ट्रक ड्राइवर ट्रक का अर्जेंट ब्रेक लगा नहीं पा रहा था, या फिर शायद उसे डर था कि अगर उसने अर्जेंट ब्रेक लगाए तो उसकी ट्रक रास्ते पर फिसलने से खाई में गिर जाएगी। मैंने फोन रख दिया और उस औरत को बचाने के लिए उसकी ओर भागा। मैंने उस औरत को ट्रक के रास्ते से हटाकर बाजू में खींच लिया। वैसे ही वो ट्रक बड़ी तेजी से वहां ना रुकते हुए चला गया। पागल हो क्या? इस तरह से भला कोई रास्ते के बीचों बीच खड़ा रहता है क्या? मैं उस औरत पर चिल्लाते हुए बोला। वैसे उस औरत ने रोना शुरू कर दिया। क्यों बचाया मुझे आपने? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? पर आप क्यों मरना चाहती हैं? मेरे ससुराल वाले मुझे हमेशा मेरे मायके से पैसे मांगने के लिए कहते हैं। मेरे पिताजी बहुत ही गरीब इंसान हैं। उन्होंने 2-3 बार मेरे ससुराल वालों को पैसे भी दिए हैं। आज मेरी सास ने मुझे मेरे पिताजी से पैसे मांगने के लिए कहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को और तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए मैं अपनी जान देने वाली थी। तुम रहने वाली कहाँ की हो? सरपखेड़ा गांव की। आप चलिए मेरे साथ, मैं देखता हूँ कौन आपको आपके घर से निकालता है। मैंने उस औरत से कहा, क्योंकि मैं भी उसी सरपखेड़ा गांव में ही रहता था जिसमें वो औरत रहती थी, और मैं अपने गांव ही जाने वाला था। लेकिन उसने गांव आने के लिए मना कर दिया। मैंने उसे बहुत बार समझाया, तब जाके वो मेरे साथ आने के लिए राजी हो गई। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और वो औरत मेरी बाइक पर बैठ गई और हम सरपखेड़ा गांव की तरफ निकल पड़े। घना अंधेरा पड़ चुका था। आसमान से चांद गायब था। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। रास्ते पर मेरी बाइक के सिवा दूसरी कोई भी गाड़ी नहीं थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। साथ में ठंडी भी चल रही थी। तभी उस औरत ने मुझे पीछे से पकड़ लिया और मेरे शरीर से लिपट गई। उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रख दिया। ये क्या कर रही हो आप? जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप हो गई। उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो मुझसे लिपट गई थी। इसी वजह से
मैं उससे कुछ ना कह सका। मेरे पति और ससुराल वाले कभी नहीं सुधरेंगे। वो मुझे हर वक्त पीटते रहते हैं और मुझसे दहेज मांगते हैं। आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो राह चलते हुए एक अबला नारी की मदद कर रहे हैं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उस औरत ने मुझसे पूछा। यह सुनकर तो मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये क्या कहा आपने? मैं आपको पसंद करती हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने उससे कहा। वैसे वो औरत थी बहुत सुंदर। 22-23 साल उम्र होगी उसकी। एक बार तो मुझे भी उससे शादी करने के लिए हाँ करने का मन कर रहा था, पर मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत ज्यादा खुश था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन मेरी जगह वहां अगर कोई दूसरा शादीशुदा आदमी होता तो उसे वो मना नहीं कर पाता। तो क्या हुआ? आप उसे छोड़ दो और मेरे साथ रह लो। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। पर मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि इसे मुझसे मिले कुछ 20-25 मिनट हुए होंगे, फिर इसे मुझसे इतना प्यार कैसे हो गया कि अब ये मुझसे कह रही है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप चुप बैठिए। मैंने उसे सीधे सीधे ना कर दिया। अगर आपने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने मुझसे कहा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। इसलिए मैं उस पर गुस्सा हो गया, लेकिन मैं अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकाल सकता था, इसलिए मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। बाइक हवा से बातें कर रही थी। तभी वो औरत मेरे कान में फिर एक बार ऊंची आवाज में बोली, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? नहीं। मैं गुस्से में जोर से चिल्लाया। वैसे ही उस औरत ने चलती गाड़ी से नीचे छलांग लगाई। वो बहुत बुरी तरह से रास्ते पर गिर गई। मैंने गाड़ी की ब्रेक मारे। मैं भागते हुए उसके पास पहुंच गया। उसका दिमाग सिर से बाहर निकल आया था और रास्ते पर पूरा खून बह रहा था। वो अपने हाथ पैर हिलाते हुए तड़प रही थी। उसे उस हाल में देखते हुए मुझे उल्टी आ गई और कुछ ही देर में उसने मेरे सामने दम तोड़ दिया। मैंने उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांसें थम गई थी। वो औरत सच में मर चुकी थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। उस औरत ने मेरे कारण अपनी जान दे दी थी और टनल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अगर इसकी लाश किसी को मिल गई तो तहकीकात में ये औरत मेरे साथ थी, ये सबको पता चल जाएगा और मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। मैं मन ही मन सोच रहा था। बड़ी मेहनत के बाद मुझे ये पुलिस की नौकरी मिली थी और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता था। मैंने रास्ते के दोनों तरफ देखा। रास्ता अभी बिल्कुल सुनसान था। इससे पहले कि वहां पर कोई आता, मैंने उस औरत के पैर पकड़े और उसे घसीटती हुए खाई के पास लेकर गया और उसे 250 फीट गहरे खाई में फेंक दिया। तभी बारिश शुरू हो गई और रास्ते पर का खून बारिश के पानी के साथ बह गया। मैं थोड़ा सा खुश हुआ क्योंकि अब उसकी लाश किसी को भी मिलने वाली नहीं थी। मैं बाइक पर बैठ गया और गांव की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे अचानक से मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत कैसे हो गई। उसने मेरे लिए जान क्यों दे दी? मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे उसका जवाब ही नहीं मिल पाया। मैं बरसात में धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया।
चौंक गया। मैं सोचने लगा कि मेरे पीछे वाली सीट तो खाली थी, तो फिर मेरे कंधे पर ये किसने हाथ रख दिया। मैंने शीशे में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरे पीछे और कोई नहीं बल्कि वही औरत बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले मर चुकी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और मुंह से लंबे और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, बाल बिखरे हुए थे। मुझे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह एक चुड़ैल है। वह चुड़ैल मुझसे लिपट गई और मुझसे बोली, मुझसे शादी करोगे? और उसने अपनी लंबी जुबान से मेरे गाल चाटे। मुझे लगा कि अब ये चुड़ैल मेरे गर्दन में नुकीले दांत घुसाकर मेरा खून चूस लेगी। मैं बहुत डर गया और मैंने समय ना गवाते हुए गाड़ी के ब्रेक्स मारे। वैसे ही मेरी बाइक स्लिप हो गई और रास्ते पर गिर गया। मुझे कुछ चोटें लगी हुई थी, पर मैंने खुद को संभाल लिए। मैंने मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझसे शादी करोगे? उसने एक बार फिर से मुझसे ये पूछा। उसके ये पूछने से मैं सहम गया। मुझे लगा कि कहीं ये चुड़ैल मुझे अपने साथ ना ले जाए, और मैं वहां से भागने लगा। भरी बरसात में मैं भाग रहा था और वो चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी। तभी मुझे रास्ते के किनारे 2-3 घर दिख गए। मैं भागते हुए मेरे नजदीकी घर में पहुंच गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, जल्दी से दरवाजा खोलिए। मैं दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगा। मैंने मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच चुकी थी। वो सुनसान रास्ते पर खड़ी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दरवाजा खोलो! मैं जोर से चिल्लाया। तभी अंदर से बुढ़े की आवाज आई। 1 मिनट भाई, अभी खोलता हूँ। आवाज सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बुढ़े ने दरवाजा खोला। वैसे मैं घर के अंदर घुस गया। मैंने दरवाजे की बाहर झांक कर देखा तो वो चुड़ैल पास ही के एक बरगद के पेड़ पर चढ़ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? चाचा जी, एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। मैंने उससे कहा और बाद में मैंने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। तब वो बुढ़ा बोला, वो जरूर शोना होगी बेटा। शोना? कौन शोना? मैंने उससे पूछा। तब उसने बताना शुरू कर दिया। शोना सरपखेड़ी गांव की रहने वाली थी। कुछ साल पहले प्रेगनेंसी में उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही शोना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। उसे लगता था कि उसका पति नामर्द है, इसलिए उसका बच्चा पेट में ही मर गया और इसी कारण वो अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से उसके घर वाले और ससुराल वाले उससे बहुत ज्यादा नाराज थे। एक रात उसके ससुराल वालों ने शोना से तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके दूसरे ही दिन सुबह शोना की लाश टनल से मिली। उसे ट्रक ने कुचल दिया था। ट्रक ड्राइवर का कहना था कि शोना ने ही ट्रक के नीचे छलांग लगाई थी और खुदकुशी की थी। जिस रात शोना मरी वो बारिश की रात थी, इसलिए उसके मरने के बाद हर बरसात के मौसम में शोना की आत्मा उस टनल में घूमती रहती है और जो भी आदमी उस टनल में रुकता है
उसे वो अपने साथ शादी करने को कहती है और जो उससे शादी करने से मना करता है वो उसकी जान लेती है। यह सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैंने पूछा, जिन्होंने उसके साथ शादी की उनके साथ क्या हुआ? यह तो शोना को ही पता होगा बेटा। क्या वो मुझे भी मार डालेगी? क्योंकि मैंने भी उसे शादी के लिए मना कर दिया था। शायद हाँ भी और ना भी, मैं नहीं जानता बेटे, पर जब तक तुम इस घर में हो तब तक सुरक्षित हो। वो बुढ़ा मुझसे बोला। उसने मुझे रात बिताने के लिए एक कमरा दिया, पर मैं उस बुढ़े के ही कमरे में सो गया। सुबह देर से मेरी आंखें खुली। मैंने अपने आजू बाजू देखा तो मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं खंडहर में सोया हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं भागते हुए उस खंडहर से बाहर निकल आया। उस खंडहर के बाजू में ही एक घर था। उसके बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। अरे भाई, उस खंडहर में क्या करने गए थे? भाई साहब, मैं जब यहाँ रात को रुका था तब तो ये अच्छा खासा बढ़िया मकान था, पर अचानक से ये खंडहर कैसे हो गया? और रात को यहाँ एक बूढ़ा भी था, वो कहाँ चला गया? जी, वो बूढ़ा तो 20 साल पहले ही मर चुका है। उसके मरने के बाद से ही उसका मकान खंडहर बन चुका है। ये सुनकर मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए। तब मैंने उसे अपने साथ घटी सारी घटना बताई। तब वो आदमी बोला, वो जो टनल वाली चुड़ैल है ना, वो आपको कुछ भी ना कर पाई, क्योंकि आप उस बूढ़े के घर में थे और वो बूढ़ा भी एक भूत था। कहते हैं कि भूतों का भी इलाज होता है। बूढ़ा अच्छा था, इसलिए आप बच गए साहब। ये सुनकर मैं उस बुड्ढे का बहुत ज्यादा ऋणी हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ली, क्योंकि तब उस रास्ते से और टनल से गुजरने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। लेकिन आज भी जब वो रात याद करता हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती है।